देखिए, आज हम जो बात करने वाले यहीं से सारी फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है, कहानी यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगी। काइनेमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो मैथ्स है, एक्चुअली फिजिक्स आज से स्टार्ट होगी। जो मैं बोलूं, जो मैं बातें कहूं, उन सारी बातों को अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से सब कुछ देखना है। क्लियर है क्या मेरी बात? कोई डाउट हो वो क्लियर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से समझना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहला नाम है न्यूटन का। न्यूटन जो है, इन्होंने ये पूरी की पूरी दुनिया को समझने का हमें एक तरीका दिया। उस जमाने तक लोगों को ये लगता था या सबने कहा कि एक फंडामेंटल विश्वास था कि कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। इस चीज को कहते हैं कॉजल फिलॉसफी। कॉजल फिलॉसफी मतलब एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। कॉज एक चीज होती है और एक चीज इफेक्ट होती है। इसके कारण ये हुआ, पढ़े तो सिलेक्ट हुए, नहीं पढ़े तो नहीं सिलेक्ट हुए। हर चीज का एक कॉज होता है। तो जितना भी थॉट प्रोसेस था, आज की डेट में हम बात करते हैं तो स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं कि कोई रीजन नहीं है, ऐसा हो रहा है। जो अगर हम बात करें मॉडर्न पार्ट ऑफ फिजिक्स की, जिस मॉडर्न पार्ट ऑफ फिजिक्स में मतलब हम ये नई नई कहानी जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये कि असली में क्या हुआ, ब्लैक होल्स और ये वर्म होल्स और ये क्वार्क और ये सारी चीजें स्पॉन्टेनिटी पे आती है। स्पॉन्टेनिटी में मतलब होता है कि ये हो रहा है, ऐसा हुआ, अचानक से हो गया, प्रोबेबिलिटी बेस पे हुआ था। लेकिन उससे पहले की सारी कहानी इस बात पे थी कि कारण बताओ फिर इफेक्ट बताओ। तो कारण और इफेक्ट की कहानी को ही कॉजल फिलॉसफी कहते हैं। न्यूटन ने इस कॉजल फिलॉसफी में मोशन एक चीज थी जो हमारे आसपास हो रहा था, उस मोशन को अगर हम इफेक्ट मानते हैं तो उन्होंने उसका कॉज कहा कि कॉज क्या है। तो उसका कॉज उन्होंने बोला, उसका कॉज है पुश या पुल। जब भी कोई रुकी हुई चीज है उसको चलाना है तो आपको पुश या पुल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज चल रही है, उसकी दिशा बदलनी है, आपको पुश या पुल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, आपको पुश या पुल करना पड़ेगा। कोई चीज रुकी हुई है और उसकी स्पीड, कोई चल रही है उसकी स्पीड घटानी है, आपको पुश या पुल करना पड़ेगा। यानी होल स्टोरी इज ऑल अबाउट कॉजल फिलॉसफी, जिसका मतलब होता है कि पुश या पुल की बात की जाए। तो सबसे पहली डेफिनेशन कॉपी में हम लिखेंगे, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या चीज है? फोर्स क्या है? फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है पुश और पुल, नो मोर देन दैट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो इफेक्ट्स की बात आ गई। इफेक्ट अलग चीज है, किया क्या तुमने वो अलग चीज है। तो तुमने क्या किया, कॉज क्या था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं फर्क पड़ रहा है। मैंने ये हाथ तुम्हारे गाल पे मारा, तुमने बोला कि मैं रो रहा हूं, तुम रोने लगे कि मुझे मारा मुझे मारा। मैंने यही हाथ यहां मार दिया, अब मैं रो रहा हूं साला कि अरे लग गई लग गई लग गई। दोनों केस में मेरा हाथ ही तो घूमा था। तो कॉज, हमको इफेक्ट को अलग सोचना पड़ेगा। इफेक्ट एक अलग नजरिया है, कॉज एक अलग नजरिया है। कॉज का मतलब होता है कि मैंने दोनों केस में ये मारा तो फोर्स की बात हो रही, कॉज अलग चीज है। इफेक्ट क्या पड़ा वो बात की बात है। पहले कॉज पे फोकस करना है। कॉज क्या है? तो कॉज हमारे पास सिर्फ क्या है, पुश और पुल। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो पुरानी छठी सातवीं में पढ़ाई जाती थी वही परिभाषा सही परिभाषा। ये नए लोग आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और ये वो ज्ञानी बनने, ज्ञान अपना आएगा लेकिन धीरे धीरे करके हम खुद समझेंगे कि हाँ ये उसका इफेक्ट होने वाला है। कॉज तो सिर्फ पुश या पुल है, ठीक है। अब किसी भी चीज को पुश या पुल करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो चीजें हमने ऑब्जर्व की, पुश या पुल कैसे किया जा सकता है। या तो छू के किया जा सकता है, हम और आप में जितनी क्षमताएं हैं, हम जितना जानते हैं, मैं इस कुर्सी को पुल नहीं कर सकता बिना छुए, तो मुझे इसको छू के ही पुल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहां छोड़ू तो आपको पता है कि अर्थ इसे पुल कर लेगी, अर्थ इसे पुल कर लेगी बिना छुए भी। तो यानी कि मैं कोई स्पेशल आदमी थोड़ी हूं, अर्थ भी पुश या पुल कर सकती है, मैं भी पुश या पुल कर सकता हूं। तो मैंने कहा पुश या पुल हमने दुनिया में जहां जहां देखा, यानी फोर्स जहां जहां देखा वहां वहां हमने देखा कि ये पुश या पुल छू के भी किया जा सकता है और बिना छुए भी किया जा सकता है। तो हमने अपने दिमाग से कहा कि फोर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, ये एकदम हिस्टोरिकली जब से स्टार्ट हुआ है, हमने दो कैटेगरी में बांटा। हमने एक फोर्स का नाम दिया जिसमें छू के आ सकता है, उस फोर्स का नाम दिया कांटेक्ट फोर्स, और जो बिना छुए आ सकता है उसका नाम दिया फील्ड फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, ये पुरानी कहानी है,
नंबर वन कांटेक्ट फोर्स, नंबर टू फील्ड फोर्स। जैसे ही हम पढ़ाई में थोड़े बड़े होंगे मैं आपको बताऊंगा और आपको उस समय अजीब लगेगा सुनने में अगर मैं बताऊंगा समझाऊंगा कि कांटेक्ट फोर्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। मतलब कोई किसी को छू ही नहीं सकता। नो बडी कैन टच एनीथिंग। मैंने अपना गाल नहीं टच किया है, मैंने अपना पेट नहीं टच किया है, मैंने ये कुर्सी नहीं टच की है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई छूना असंभव है, छुआ जा ही नहीं सकता, छूना पॉसिबल ही नहीं है, किसी को छुआ नहीं जा सकता। जब मैं इसको छूने की बात करता हूं तो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि इसके मॉलिक्यूल और मेरे मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, करीब आ गए, छुए नहीं। छूना तो पॉसिबल ही नहीं है, छू तो कोई सकता ही नहीं है। करीब आ गए तो उनके बीच में रिपल्सिव एट्रैक्टिव फोर्स जो डेवलप हुआ वही हमें सेंस दे रहा है छूने का। असली बात अगर मैं करूं तो असली बात आज की डेट में हमें पता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, एवरी फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। हर फोर्स फील्ड फोर्स है। एक है शॉर्ट फील्ड फोर्स, शॉर्ट फील्ड फोर्स मतलब, शॉर्ट फील्ड फोर्स मतलब जिसके लिए आपको बहुत करीब जाना पड़ रहा है, शॉर्ट फील्ड फोर्स। एक है लॉन्ग फील्ड फोर्स, लॉन्ग फील्ड फोर्स मतलब दूर से भी काम चल रहा है, यही ऐसे मैग्नेट ने यहां मैग्नेट लिया, उधर का मैग्नेट लोहा तक खींचा चला आया, लॉन्ग फील्ड फोर्स। तो शॉर्ट फील्ड फोर्स, तो शॉर्ट फील्ड फोर्स जो है वो हमें अपेरेंटली दिखाई दे रहे हैं कि वो कांटेक्ट फोर्स है, पर देयर इज नथिंग लाइक कांटेक्ट फोर्स। तो हीरो बनने के काम आएगी आपकी ये लाइन, इसके नीचे लिख लीजिए, कांटेक्ट इज इम्पॉसिबल, इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फील्ड फोर्स। क्या हुआ? ये कहां से? ठीक, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कांटेक्ट इज अ मीनिंगलेस टर्म, कांटेक्ट कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। हम हमेशा ऐसे बात करते हैं फोर्स के बारे में। अभी मैं न्यूटन के लॉ की बात नहीं करने वाला, अभी मेरा सारा फोकस ये है, इफ न्यूटन के लॉ इफेक्ट से कॉज को रिलेट करते हैं, एक्सेप्ट द न्यूटन थर्ड लॉ जो सिर्फ कॉज कॉज की बात करता है, फोर्स की बात करता है, वो उसके इफेक्ट की बात नहीं करता कि इफेक्ट क्या होगा, कि रुकी हुई चीज चल जाएगी, चलती चीज रुक जाएगी, एफ प्रोपोर्शनल टू एफ बराबर एम ए या एफ प्रोपोर्शनल टू ए है, मास मूवमेंट कांस्टेंट है। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो कॉज इफेक्ट में रिलेशन बताते हैं। अभी मैं सिर्फ किस पे फोकस करने वाला हूं, कॉज पे, कि क्या चीज है। तो हमें यह पता है कि फोर्सेस की बात की कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, और एक का नाम कांटेक्ट और एक का नाम फील्ड फोर्स रखा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया में जो मैंने अभी क्या समझाया कि दुनिया में सारे फोर्सेस कौन से हैं, फील्ड फोर्स हैं। कुछ शॉर्ट फील्ड फोर्स है, कुछ लॉन्ग फील्ड फोर्स है। ये जो फोर्सेस हैं वो हमें अपेरेंटली दिखाई देते हैं, कभी कांटेक्ट के फॉर्म में, कभी लगता है बिना कांटेक्ट के हो जा रहे हैं, इसलिए हमने अपने कॉमन सेंस से इनको पहले दो कैटेगरी में बांटा, बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, सारे फोर्सेस फील्ड फोर्स होते हैं, सारे फोर्सेस फील्ड फोर्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इस फील्ड फोर्सेस को हमने जब देखा तो हमने कहा कि इनके रीजन क्या है, कौन कौन से तरह के फील्ड फोर्स हो सकते हैं। तो हमने चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, उन चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, जिसमें से एक होता है ग्रेविटेशन, जिसका लगना क्यों लग रहा है उसके किसी के पिताजी नहीं बता सकते कि व्हाई द हेल ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। उसके लिए न्यूटन ने कहा प्लीज मान लो इतना, अगर इतना नहीं मानोगे तो न्यूटन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। सिमिलरली क्यों, कितना लगता है वो बता रहे हैं, पर क्यों लगता है जिस दिन तुमने पूछ लिया हाथ खा करके भैया साइंस है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हम तो हर चीज का सवाल पूछेंगे, तो पूछो उनसे जाके कि भैया क्यों फोर्स लगता है, तो पूरा साइंस भी अपने हाथ ऐसे खड़े कर देगा हमारी औकात के बाहर है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉज, कि भैया ये हमने देखा है इसलिए हो रहा है,
ज्यादा मत पूछो कि क्यों हो रहा है, हमने देखा, जितनी दुनिया हमने समझी, जितनी दुनिया हमने देखी, उसके हिसाब से ये फोर्स लग रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि इनका नाम लॉ है। लॉ में कोई रीजन नहीं पूछेगा, और वो भी कहते हैं कि ये मैं कह रहा हूं, जो लॉ वाली जनता ये कहती है जो मैं कह रहा हूं वो जितना हमने देखा उतनी तक बात है। हो सकता है कि दूसरे सोलर सिस्टम में मेरे लॉ काम ना करते, वहां का मैंने देखा नहीं, तो मैं गारंटी क्यों लूं? तो लॉ ऑफ फिजिक्स जो होता है वो जितना देखा गया है उसके आधार पर बनाया गया। बाद में हमने, जब हम साइंस में बड़े हुए, तो हमने आगे चल के प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स बनाए, हमने कहा यार दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरी गैलेक्सी, दूसरे जगह की बात हो रही है, इन प्रिंसिपल्स को सही मानेंगे, उसलिए उनको प्रिंसिपल कहा गया। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कहे कि यही मानेंगे, उसके हिसाब से दुनिया बदल देंगे। आपको क्या लगता है कि लाइट आई, जब कहते हैं फोटोन आया, फोटोन आया, फोटोन के पास क्या है? मोमेंटम है। फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। सुना होगा कभी कभी आपने, फोटोन वर्ड सुना है ना? फोटोन के बाद मोमेंटम है, एनर्जी है। किसके पास? फोटोन के पास, जो खुद नहीं है। फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के पास एक फिजिकल चीज है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया फेल हो जाए। तो हमने कहा तेरे पास इसको देना पड़ा मोमेंटम, क्योंकि वो हमने प्रिंसिपल बनाया। एनर्जी कंजर्वेशन हमने प्रिंसिपल बनाया। हमने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये दुनिया में चाहे कहीं चले जाओ ये सही होगा, ये हमने बताया। क्योंकि हमारी फिजिक्स के आधार तो होना चाहिए, कोई बेसिक्स तो होना चाहिए, कोई फंडामेंटल तो होना चाहिए, जिसके बेस पे मैं कहानी सुनाऊंगा, जिसके बेस पे मैं बढ़ूंगा। तो उनको हमने प्रिंसिपल कहा। तो प्रिंसिपल कभी फेल नहीं होते। कभी फेल नहीं होते का मतलब हम नहीं मानते कि फेल होंगे, होते नहीं होते हमें क्या पता? हमें क्या पता कि होते कि नहीं होते? हमने तो जितना देखा उतना बता रहे हैं, और हम हैं कौन? कीड़े मकोड़े हैं साला पूरे यूनिवर्स के मुकाबले। हमारी कितनी औकात है, क्या बिसात है हमारी? पूरे यूनिवर्स को अगर हम देखें तो हम कहीं मतलब ये होगा कि मेरे पैंट की जेब में जो धागा निकला है, उस धागे के ऊपर एक दुनिया बसी हुई है, उसी में हम आके अपनी क्लास में ले रहे हैं। हमारी क्या औकात है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले? कि हम बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमने कहा हम जैसे समझ रहे हैं भैया हम वैसे ही समझाएंगे। तो हमने प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल कहा कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो फंडामेंटल चीज है, इनको नहीं बदल सकती दुनिया में कोई भी। उसके लिए मैं पूरा दुनिया बदल दूं, सब फर्जी चीजें जोड़ दूं, कुछ कहानी जोड़ दूं, यानी कि हम एक ऐसी चीज के पास एनर्जी दे दे, एक ऐसी चीज के पास मोमेंटम दे दे जो खुद नहीं है, जस्ट टू मेक माई प्रिंसिपल्स करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो हमने क्या कहा? फंडामेंटल फोर्सेस का, जिनका रीजन हमें नहीं पता, उस तरह के 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की हमने। वो था ग्रेविटेशन, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस की बात की। इन्हीं से हमें अपेरेंटली कभी छूने वाला फोर्स लगे, कभी ये वाला फोर्स लगे, पर सारे के सारे इन 4 फोर्सेस के ही रूप हैं जो हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। पर वो हमारे किसी जानने, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जेई की जर्नी में जरूरत नहीं है, कंपटीशन की जर्नी में हमें कोई जरूरत नहीं है। ये हमें सिर्फ जरूरत है इस बात का कि 2 तरह के फोर्स है, इससे काम चल जाएगा, कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। ठीक है? अब हम बात करते हैं फोर्स समझने के बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ की। आपको एकदम उल्टे आदमी हो सर आप, ऐसे कौन पढ़ाता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि मेरा पढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉज को देखना, बाद में इफेक्ट देखेंगे। कॉज पहले समझ ले, पहले हम फोर्स को समझते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस ऋषभ, ठीक है? तो हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात, ये बड़ा बढ़िया बात है, इसको फिलोसॉफिकली भी समझा जा सकता है, इसको मैथमेटिकली भी समझा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें कहा गया इफेक्ट मत देखिएगा, उससे क्या फर्क पड़ा वो मत देखिएगा, फर्क अलग अलग हो सकते हैं, फर्क नहीं देखना है। पहली बात, यहां पे अपने कोने में कहीं लिख लो कि मैं सिर्फ कॉज यानी फोर्स देख रहा हूं, इफेक्ट नहीं। फोर्स देख रहा हूं, इफेक्ट नहीं। जब देखूंगा तब बात करेंगे, अभी नहीं देख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ उसका इफेक्ट नहीं देख रहा हूं, देख रहा हूं, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट पे फोकस नहीं है कि उससे हुआ क्या, हम तो सिर्फ फोर्स को देख रहे हैं। ये लिख लो, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज अ ह्यूमन ऑर्गन जो
जो कंट्रोल्ड वे में पढ़ाई करेंगे तभी काम चलेगा। इसको देखना पड़ेगा, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ध्यान से। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दुनिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर है। मतलब क्या है? फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है इसका। सब बराबर है, अर्थ और मैं बराबर औकात रखते हैं। मुझे अर्थ पुल करेगी साला, मैं भी पुल करूंगा। जितनी ताकत से वो पुल करेगी उतनी ताकत से मैं करूंगा। इफेक्ट नहीं देखना है, दिमाग में ठूस लेना कि सर ऐसे कैसे, आप अर्थ को क्या पुल कर रहे हो, आप गिरे चले आ रहे हो। अरे मैं गिरे चला आ रहा हूं, वो मेरा इफेक्ट है। हीरो बनने में तो मैं आगे हूं कि भैया मैं अर्थ से कमजोर नहीं हूं साला। अर्थ की जो औकात है वही मेरी औकात है। अर्थ खींचेगी मुझे, मैं खींचूंगा। सूरज खींचेगा, मैं खींचूंगा। कम थोड़ी हूं किसी से। चींटी भी यही चिल्ला चिल्ला के अर्थ को बोली, तू खींचेगी मैं खींचूंगा, हीरो मत बन। तो मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस है दे आर इंटरेक्टिव। इंटरेक्शन का मतलब होता है, इंटरेक्शन कई बार क्या होता है, एक होता है टीचिंग, प्रीचिंग, और एक होता है इंटरेक्शन। अंग्रेजी के शब्द हैं। टीचिंग प्रीचिंग में एक आदमी यहां खड़ा हुआ ज्ञान पेल रहा है, ज्ञान दे रहा है कि भैया तुम लोग ज्ञान लेने आए हो यहां पे, तो इसमें मैं बड़ा आदमी, तुम छोटे आदमी हो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। इंटरेक्शन वर्ड का मतलब होता है कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। लिखो पहली लाइन, फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स इंटरेक्शन का रिजल्ट है। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और फोर्स जब भी बात होगी, कम से कम कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 2 लोग। जब भी फोर्स का जिक्र होगा, इंटरेक्शन कभी होगा तो कोई बोलेगा मैं अकेला था, मैं इंटरेक्ट कर रहा था। अबे इंटरेक्ट वर्ड के लिए दूसरा भी तो सामने होना चाहिए। तो हमेशा ये किसके फिनोमिना है? इट इज द फिनोमिनन, इट इज द फिनोमिनन, इट इज द फिनोमिनन बिटवीन टू बॉडीज। 2 बॉडीज के बीच का फिनोमिनन, 2 बॉडीज के बीच का फिनोमिनन है। क्या मेरी बात समझ में आई? इट इज द फिनोमिनन बिटवीन 2 बॉडीज। 2 बॉडी है, उनके बीच का फिनोमिनन है। इस बात को हमें समझ में आना चाहिए, ये 2 बॉडीज के बीच का फिनोमिनन है। ये किसी एक बॉडी की महानता और दूसरी की कमजोरी की बात नहीं कर रहा, 2 बॉडीज के बीच का फिनोमिनन है। इन विच बोथ पार्टिसिपेट इक्वली, बोथ पार्टिसिपेट इक्वली। न्यूटन का लॉ अगर मैं न्यूटन के टर्म में भाषा में बोलता तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसमें लगेगा आप बड़े बहुत तेज बन रहे हो, न्यूटन की बात कंफ्यूज है। अब न्यूटन ने जिनके लिए लिखा वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बोला। उसने तो एक लाइन में कहा कि सब समझदार लोगों की भीड़ बैठी हुई है, उन्होंने कहा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर तुम्हारा दिमाग में सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट घुसा, तभी तुमने कहा गया कि ब्लॉक रखा हुआ है, एमजी नीचे लग रहा है, रिएक्शन बताओ, तुरंत नॉर्मल मुंह से निकलता है कि एमजी नीचे रिएक्शन ऊपर, क्योंकि तुमने तो सिर्फ क्या सुना? इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए मुझे न्यूटन के थर्ड लॉ को उस भाषा में बताना पड़ेगा जिस भाषा में तुम्हें घुस जाए। तो ये सब उनके दिमाग में पीछे चल रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर तो कहा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे बढ़, क्योंकि वहां पे सब पढ़े लिखे लोगों की जमात थी, सब लोग समझदार लोगों से बातें कर रहे थे, समझदार लोगों को बता रहे थे। तो अब हमने भी यही बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे कंफ्यूजन कितना हुआ? चॉइस ऑफ वर्ड से हमारा कंफ्यूजन क्यों हुआ? आप जाके जितने भी लोग 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, उन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनमें से 90% लोग अगर ब्लॉक रखिए टेबल पर और इस ब्लॉक को कहिए एमजी नीचे लग रहा है, एक्शन है, रिएक्शन बताओ, तुरंत वो नॉर्मल बता देंगे, नॉर्मल इज द रिएक्शन। क्योंकि उनके दिमाग में क्या, क्योंकि जब मैंने चिल्ला के बोला कि न्यूटन का थर्ड लॉ सुनो, तब तक तुम मेरा ध्यान दे रहे हो मेरी बात को। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तुम ध्यान दे रहे हो। उसके बाद मैं समझाने लगा, फिर तुम भी ढीले पड़ गए। तब तुमने मैंने सारी बातें बोली, पर तुम उन बातों को उतने ध्यान से नहीं सुन पाए। तुम्हारे दिमाग में बैठ क्या गया? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट के अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ गया ही नहीं। और जैसे ही इक्वल एंड अपोजिट तुम्हारे दिमाग में गया, तुम्हें सिर्फ वही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा? फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, इट इज द फिनोमिना बिटवीन टू बॉडीज इन विच बोथ बॉडीज पार्टिसिपेट इक्वली। मतलब अगर एक बॉडी ने दूसरी को पुश किया तो दूसरी भी पहली को पुश करेगी।
पुल नहीं करेगी, पुश का पुश। अपोजिट मेरे मेरे जहन में अपोजिट आएगा ही नहीं। पुश किया तो पुश करेगी, पुल किया तो पुल करेगी। 50 न्यूटन से पुश किया तो वो 50 न्यूटन से पुश करेगी, 50 न्यूटन से पुल किया तो वो 50 न्यूटन से पुल करेगी। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा पुल किया तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा पुल करेगी। इसने ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा पुल किया तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही पुल करेगी। ये नहीं कि उसके फोर्स का नेचर बदलेगा, ग्रेविटेशन का रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की औकात बराबर है और सब कुछ बराबर है। पहले ने दूसरे को पुश किया तो दूसरे ने पहले को पुश किया, पहले ने दूसरे पे 50 न्यूटन से पुश किया तो दूसरे ने पहले को 50 न्यूटन से पुश किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो हमेशा जब भी आप फोर्स की बात करोगे कि बोलेगा इसका नाम एक्शन है, तो आपको यह सोचना चाहिए किसने किस पर लगाया। और जैसे आपके दिमाग में यह आएगा किसने किस पर कैसा लगाया, जैसे मैंने कहा कि mg इज द एक्शन फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब आपने समझा कि इस पेन पर अर्थ ने mg के बराबर फोर्स से पुल किया, तो अब आप उसका रिएक्शन क्या बोलोगे? mg के बराबर पुल किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो एक्शन है वही रिएक्शन है। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है इसका मतलब? लिखिए, इसमें वर्ड्स में लिखिए। द अमाउंट, nature and type of force will be same. अमाउंट का मतलब 50 न्यूटन 50 न्यूटन। नेचर का मतलब पुश या पुल, पुश किया तो पुश किया। टाइप मतलब ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर तो वीक न्यूक्लियर। ये तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। समझ में आ रहा है? चींटी को हाथी ने पैर से दबाया तो हाथी ने चींटी को पुश किया, तो चींटी भी हाथी को पुश करेगी उतनी ही ताकत से। हमें क्या होता है, हमारा कॉमन सेंस इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि हम कभी भी कॉज को डिसोसिएट करके नहीं देख पाते, हम हमेशा इफेक्ट के साथ देखते हैं। हमने कहा क्या बकवास कर रहे हो सर, चींटी क्या उखाड़ेगी उसका, हाथी नहीं दबाया है उसको, क्योंकि हम कॉज को इफेक्ट से डिसोसिएट करके देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारा यही छोटी छोटी कमियां हमें बड़े आदमी और बड़े सवाल करने में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस साथ में घुसा रहता है। साथ में जो हम दुनिया देख रहे हैं, हमने बचपन से लेकर आज तक जैसे दुनिया को देखा है, हम उसी नजरिए से देखने की जब कोशिश करते हैं तो चीजें सही नहीं हो पाती और हमारी सारी गलत हो जाती, सवाल आसान ही बनते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि फोर्स पहले मैं देखूंगा क्या है, कॉज क्या है, तो कभी गलत नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हर फोर्स जो है वो सेम होगा और इक्वल एंड अपोजिट। इसको लिखिए, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन एंड अदर इज कॉल्ड रिएक्शन। एक को एक्शन और दूसरे को यस तनिष, एक का नाम क्या है एक्शन और एक का नाम रिएक्शन। कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? ब्रैकेट में मेरी मर्जी। जब दोनों बड़े बराबर के एक्शन रिएक्शन में फील आता है, नाम में कंफ्यूजन। एक्शन में फील आता है कि ये पहले हुआ होगा फिर, हमने क्योंकि लाइफ को जीवन से जोड़ दिया ना। हमने कहा यार तुम लोग देखो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, याद रखना न्यूटन थर्ड लॉ याद रखना, हर एक्शन का रिएक्शन मिलता है, उसको तुमने बुरा किया तुम्हें भी बुरा होगा। क्योंकि हमने उस साइंस को जैसे ही अपनी जनरल लाइफ में घुसेड़ते हैं तो हम अपने हिसाब से वो बनाते हैं कहानियां और अपने हिसाब से एक्शन लगता है। इसका एक्शन रिएक्शन से क्या फील आता है? एक्शन रिएक्शन से फील आता है कि एक्शन हुआ पहले, रिएक्शन हुआ बाद में। जबकि मैंने कहा दोनों फोर्स एक साथ आएंगे, दो लोग हैं,
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, तो एक्शन कौन, रिएक्शन कौन? मुझे क्या, एक का नाम एक्शन रख दो, एक का नाम रिएक्शन, तुम्हारी मर्जी है। वो उस जमाने के लोगों में स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया नहीं था, थॉट प्रोसेस नहीं थी, उनको हर चीज लगती थी शब्दों में, उनके फिजिकल ज्ञान में कि कोई कारण है और उसका रिजल्ट है। दैट्स व्हाई दे सी द वर्ल्ड इन द वे कि एक एक्शन है उसका रिएक्शन है, जबकि दोनों एक साथ आते हैं। दे आर स्पॉन्टेनियस, दे आर स्पॉन्टेनियस, फोर्सेस कम्स स्पॉन्टेनिटी के साथ आते हैं, एक सिमुलेटेनिटी के साथ आते हैं, एक सिमुलेटेनियस आते हैं, एक पहले एक बाद में नहीं आता कि ये हुआ तो ये इफेक्ट। जैसे आगे चल के जब मैं इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन बताऊंगा, तो ऐसा फील आता है स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन होगी, पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ आते हैं। तो उसी तरह यहां पर भी फोर एक्शन रिएक्शन एक साथ आते हैं, इसमें पहले और बाद वाला कोई नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? गुड। तो अब हमारे पास ये सारे फोर्सेस की बेसिक कहानी हमें समझ में आ गई। फोर्सेस को सिर्फ कैटेगराइज करेंगे पुश या पुल में, पुश या पुल में। क्लियर है क्या मेरी बात? और फंडा उसका नेचर क्या है, यानी टाइप क्या है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैटिक है, वो अलग अलग चैप्टर्स में आते रहेंगे जब हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो हम फोर्सेस को सिर्फ पुश या पुल में किसने लगाया, क्या लगाया, उनकी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए आज हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले क्या होगा फोर्स लगाने से। आज हम सिर्फ कॉजेस को समझेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फोर्सेस की हम बात करते हैं जिनसे हमें डील करना है अभी नया नया। जब उनके असली रूप की बात करेंगे तब हम आगे जाके बात करेंगे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैटिक। अभी हमें मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स है, उसका रीजन कोई हो, मोशन को उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्यों लग रहा है। उसने कहा लगेगा तो ये होगा, बाद में हम जब बात करें। अभी हम फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फोर्स जो हमें डील करना अभी स्टार्टिंग में वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ। मैं बहुत सुधर के अंग्रेजी में लिखता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ। हाँ, पहले मेरे मुंह में भी आया ना, मैं जब बोलने वाला था बाई आया, पर बाई साला कंफ्यूज करता, लगता कि अर्थ लगा रही है, फिर आपको कंफ्यूज होता है अर्थ लगा रही है। मैंने कहा मैं भी तो लगा रहा हूं, तो मेरी इज्जत क्यों कम कर रहे हो? तो इसलिए मैं अपनी अंग्रेजी को भी सुधारता रहता हूं साथ साथ मेरे मन में, क्योंकि मन में तो विचार वैसे आएंगे जैसे परवरिश हुई है मेरी साल, तो वैसी परवरिश हुई है, अर्थ लगा रही है फोर्स। बचपन से आज तक कभी इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि मैं भी लगा रहा हूं अर्थ पे। तो मेरे मुंह में आया पहला थॉट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, पर मैंने लिखते लिखते अपने को करेक्ट किया, जितना कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं विद अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ का मतलब है जिसमें एक आदमी कोई भी है, दूसरा अर्थ है। ठीक है ना? यानी एनीथिंग, कौन से दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं? एंड अर्थ, एंड अर्थ, एनीथिंग एंड अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ विद अर्थ के साथ हम जब बात करें किसी एक का अर्थ के साथ इंटरेक्शन की बात करेंगे। पहला पॉइंट पुलिंग। भैया मैं तीन चीजों की बात की है, कितना टाइप, तो उन्हीं तीन पे सब फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा है? अमाउंट लिखा है, नेचर, टाइप लिखा है। ठीक है ना? तो इसका ये कैसा नेचर है? इसका पुलिंग, ये हमेशा पुलिंग फोर्स है, हमेशा पुलिंग फोर्स है। एनीथिंग विल पुल अर्थ, अर्थ विल पुल एनीथिंग। क्या मेरी बात? हमेशा पुलिंग है, चाहे फील आए ना आए, बस आपको ये इसी को फील कहते हैं फिजिक्स का, कि आप इन फंडामेंटल पे भरोसा रख के फील करिए फिजिक्स को, ना कि इस तरह भरोसा रखिए कि जो असली में नॉर्मल लाइफ में फील कर रहे हो उसको फील डाल दोगे तो फिजिक्स का बंटाधार होने वाला है। फिजिक्स का फील का मतलब है जो आपने कॉन्सेप्चुअली पॉइंटर्स पढ़े हैं उनके हिसाब से चीजों को सोचे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस पेन को यहां रखा, इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? अगर आपने कहा आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है। आपने कहा हाथ, आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है। आप अगर नॉर्मल फोर्स बाय हैंड, तब आप फिजिक्स के स्टूडेंट है। ये होती है फील। अभी जैसे इसको कौन ले जा रहा है? सर आप ले जा रहे हैं। लो, ये तो साला वो भी बता देगा, रिक्शे वाला बता देगा कि आप ले जा रहे हैं।
Friction is the answer. Then you start observing things and then you are a physicist. Then now you understand physics better. जिस दिन तो मुझे आप ले जा रहे हैं, हाथ ले जा रहा है, तो फिर साला फिजिक्स कैसे सीखोगे? आप ले जा रहे हैं तो इसमें पढ़ने क्या आए थे? तो पहले से पता आप ले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बहुत ही बढ़िया ऋषभ। हाँ, तो कैसा नेचर है इसका? पुलिंग। नंबर 2, एम जी, ये क्या है? अमाउंट, कितना, एम जी। अभी हाल फिलहाल के लिए जी क्या है? एक कांस्टेंट है जिसके दो दो नाम है। जी के एक कांस्टेंट है जिसके दो दो नाम है। जी कांस्ट, जी एम क्या है? यहां पे लिख देता हूं, एम क्या है? मास ऑफ एनीथिंग, नॉट अर्थ। जिस एनीथिंग मतलब, अबे एनीथिंग का मतलब किसी का भी मास नहीं, इस एनीथिंग रिफरिंग टू दिस एनीथिंग, एनीथिंग रिफरिंग टू दिस एनीथिंग, नॉट एनीथिंग। अच्छा, इसमें किसी का भी मास डाल दे सकते हैं? ब्लॉक का सवाल था, आपने अपने मौसा का मास डाल दिया, वो नहीं चलेगा। एनीथिंग रिफर्स टू दिस एनीथिंग, जो यहां एनीथिंग लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? और यहां पे जी क्या है? जी के दो नाम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके दो नाम है। नाम है अभी अभी इसका फीलिंग मत करें एक्सीलरेशन आ गया है, अभी हम इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है अभी से ज्यादा एक्सीलरेट, ये मतलब कि एक्सीलरेशन दे दिया सर आपने, इफेक्ट की बात कर दी, इफेक्ट की बात कर, नाम है। जैसे किसी का नाम श्रीकांत है तो मैं उसको बहुत इज्जत नहीं दे रहा हूं कि श्री लगा के नाम बोल रहे श्रीकांत आए हैं, उसका नाम ही सारा श्रीकांत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका नाम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और दूसरा इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, ये इसका नाम है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। ठीक है, और इस जी की वैल्यू है, जब तक ना दिया जाए 10, 9.8 और 10 है, तो हम ना दिया जाए तो हम 10 लेके चलेंगे। ठीक है, 9.8 भी हो सकती है। यूनिट क्या हुआ इसका? यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का? वेरी गुड। नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा? वो फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में कौन से टाइप का फंडामेंटल फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका। इसका नेचर हमेशा कैसा रहेगा? पुलिंग। पक्का? एंड इट इज अ फील्ड फोर्स, इट इज अ फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, ये एक फील्ड फोर्स है। पक्का? वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स जो हमें जीवन में इंटरेक्ट करना है। जब भी कोई ब्लॉक आएगा, अगर उस पर फोर्स देखने हैं, उसका और अर्थ के इंटरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसका नाम है mg, mg, जिसको कॉमन भाषा में इस mg को कहते हैं वेट। कॉमन भाषा में इस mg को क्या कहते हैं? वेट। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कॉमन सेंस की चक्कर में जिंदगी बर्बाद है, इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं आपसे पूछूं, इस चक्कर में अब YouTube पे कभी मैं वीडियो डालता हूं, उस पर कमेंट ऐसे आते हैं, तुझे ये बात नहीं पता, अनपढ़ों की फौज है, उनके जवाब देने लगूंगा तो पागल हो जाऊंगा। वो उनको पता है, एक बार मैंने लिखा एक 80 एक एक्सपेरिमेंट किया, 80 केजी का आदमी आगे पीछे जा रहा है, देखा नहीं था वो वाला? उसमें एक आदमी कह रहे अरे यार ये देखो, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, इनको ये नहीं पता कि 80 केजी का आदमी नहीं हो सकता। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा 80 केजी का आदमी नहीं हो सकता, साला मैं लगभग 80 केजी का हो गया, मेरे से तो मोटे मोटे दुनिया में आदमी होते। तो लोग उसको वेट बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा वेट क्या है, तो तुम बोलते हो 40 किलो। अबे तुम मास बोल रहे हो और बोल वेट रहे हो। फिर उन्होंने ये पढ़ा होगा mg वेट होता है, तो जी 10 होता है, तो उन्होंने कहा 40 वेट बोल रहा था, तो इसका मास होगा 4। अबे मास ही 40 है। समझ गए क्या, कहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? तुमने बोला दो चीजें, क्लास बचपन से क्या सुना है, वेट कितना है? अरे मैं 50 किलो का हूं। बाद में वो स्कूल गए तो उनके मास्टर जी से पूछा कि वेट जो होता है वो mg होता है। मास्टर जी तो सही पढ़ा रहे हैं, वेट होता है mg।
उसने कहा अच्छा वेट mg होता है, वो 40 किलो था तो g 10 होता है तो m की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा मेरा मास 4 किलो है, क्योंकि तुमने बोला ही बचपन से ही गलत है। वेट ही बोलते समय जब कोई पूछेगा, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है तो तुम एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुम्हें आंसर देना चाहिए 500 न्यूटन। तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि तुम भी, क्योंकि तुम्हारे बचपन की परवरिश को कैसे मैं रिप ऑफ करूं, उसको तो साला खराब, वो तो उसको तो घुसी पड़ी है ना दिमाग में, उसको रिप ऑफ करना बहुत मुश्किल है। उसने सारे कंफ्यूजन, वो पैदा होने के बाद जो आपको 16 17 18 साल तक जो समाज ने आपको ट्रेन किया है, वो फिजिक्स में सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। तो हमारा mg जो वेट, अगर कोई बोलेगा वेट कितना है तो क्या बोलोगे? जो भी होगा, ये नहीं कि 500 न्यूटन आपने कहा था सर, 500 न्यूटन कहा था सर, आपने कहा था सर 500 न्यूटन बोलने के लिए। अबे तुम्हारा जो मास होगा उसमें जी का गुणा करके बोलोगे, ये नहीं कि 500 न्यूटन परमानेंट आंसर हो गया। हाँ, जो भी 700 500 1800 जो भी है, ठीक है। इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ को दूसरा नाम है कॉमन भाषा में वेट। कॉमन भाषा में वेट नाम है इसका। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द बेसिक फर्स्ट फोर्स जो हमने पढ़ा। इसके लिए किसी को टच करने की जरूरत नहीं है, अर्थ से हमेशा लगेगा, चाहे वो किसी पे रखा हो तब भी लगेगा, रखा ना हो तब भी लगेगा। मतलब अगर मैं, यहां पर एक ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक है रस्सी से टंगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है हवा में छोड़ दिया गया है, हर केस में ये अर्थ को अर्थ इसे पुल कर रही होगी, ये अर्थ को अर्थ इसे पुल कर रही होगी। तो इसको अर्थ पुल, इस पे अगर फोर्स देखना, इस पर फोर्स, तुम किस पर देख रहे हो तुम्हारा चॉइस है। तो इस पे फोर्स देखना है तो तुम कहोगे mg नीचे, इस पे फोर्स देख रहे हो तो mg नीचे, इस पे फोर्स देख रहे हो तो mg नीचे। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि किससे टंगा है। अगर आपने कहा लेकिन ये पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर, अब क्या होगा? अभी भी mg नीचे, अभी भी mg नीचे, पानी के अंदर चला जाएगा तब भी mg नीचे। अर्थ को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे और उसके बीच में कौन आ गया। तुमने क्या किया? एक दीवार खड़ी कर दी, अब उसके नीचे अर्थ है, दीवार खड़ी कर दी, छत है, छत के ऊपर एक ब्लॉक लेके यहां पर है। अर्थ ने कहा भाड़ में गई तुम्हारी छत, mg नीचे। क्या हुआ? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कौन आ गया, किसके द्वारा ढक दिया गया, किसी ने छुपा लिया, आपने जेब में छुपा लिया, अब अर्थ नहीं देख पा रही है, देख नहीं पा रही फिर भी लगाएगी mg। आपने लोहे के संदूक में भर दिया, अभी भी mg। पानी के अंदर डाल दिया तब भी mg। अर्थ और उसका इंटरेक्शन हमेशा होगा। इसके लिए कुछ रास्ते में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Clear? This is the first force we have learned about, and that is called mg. ठीक है। और अभी मैंने ये जो एरो बनाया है, इस पे भी ज्यादा फोकस मत करिएगा जब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम ना सिखाऊं। कहां से बनाया, क्या बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ना भाई साहब? ऋषभ, अभी सिर्फ उस पे फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूं, उसके अलावा अभी थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप अभी कम से कम इस लायक बने कि सवाल पूछ पाए। जब मैं कह दूं कि अब तुम जितना मैंने बताया उसमें कुछ पूछो, तो तुम पूछना यार। अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं, तुम ऐसे सवाल पूछो कि एक तो साला दुनिया में साइंस में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, साइंस के बच्चे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये जो सोशल लर्निंग हमने सीखी है, उस चक्कर में हमसे सवाल पूछना हमारे खून में आ गया। हमें लगता है कि हम साइंस पढ़ते सवाल पूछ, इसको कहते नहीं है साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं विच इज हु इज लुकिंग फॉर आंसर, नॉट थ्रोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्रो करना, तो क्वेश्चन थ्रो करना सबसे आसान काम। बैठो, मैं क्यूरियस, मैं दिखा दूंगा साइंटिफिक टेम्परामेंट। पंखा क्यों चला, हवा क्यों नीचे आई, लाइट क्यों जल रही है, आप ऐसे क्यों खड़े हो, टी शर्ट में पसीना क्यों आ रहा है, आपकी दाढ़ी के बाल सफेद क्यों हो गए, आपके बाल क्यों चले गए, घड़ी आपको क्या कर रही है, घड़ी में टाइम क्यों आ रहा है। कुछ भी बोल दो, साला सवाल है। इसे थोड़ी कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट।
अगला फोर्स, अब हम जो फोर्सेस की बात करेंगे, अगला फोर्स हम बात करते हैं। अगला फोर्स जो हमें पढ़ना है उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कब आता है? टू स्किन के, दो लोग बताने पड़ेंगे ना मुझे। टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आएंगी ये फोर्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। जब भी दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में आएंगी, नहीं अभी हमने मैक्रोस्कोपिक, जो हमने क्या कहा कि मैंने बोला कि कॉन्टेक्ट में कुछ नहीं है, लेकिन अब मैंने कहा कि वो तो हमारी एकदम बड़ी बात है, लेकिन अब हम वैसे ही पढ़ेंगे कि जैसे कि कांटेक्ट और फील्ड फोर्स की बात करें, मैक्रोस्कोपिकली जो हमें दिखाई दे रहा है, हम जो परसीव कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, पहली बात ये कब आएगा? टू सरफेस इन कांटेक्ट। इसका नाम नॉर्मल फोर्स है और कई बार इसको किताबों में नॉर्मल रिएक्शन भी लिखा रहता है। तो रिएक्शन इज अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एडिशन, बिकॉज लगता है ये किसी का रिजल्ट है, रिएक्शन है, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नॉर्मल फोर्स, पहला पॉइंट क्या बताना पड़ता है हमको? पुश या पुल? पुशिंग। इसका नेचर हमेशा कैसा है? पुशिंग है। नॉर्मल फोर्स हमेशा यस तनेश, कांटेक्ट है नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिकली कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका नेचर हमेशा पुशिंग होगा। नॉर्मल फोर्स कभी पुलिंग नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पुशिंग। बस इतना ध्यान रखना है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा नॉर्मल किधर लग रहा है। पुशिंग तो समझते ही हो ना, पुल पुश तो समझते ही हो, पुल पुश को समझते हो, वही सारी बात है। नॉर्मल इज अ पुशिंग, ठीक है। दूसरा क्या बताना होता है? अमाउंट, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग अमाउंट। सिचुएशनल है इसकी वैल्यू, एडजस्टिंग अमाउंट है, यानी कि जब तक हम एनालाइज ना कर लें तब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं बता सकते, तब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं बता सकते। जैसे कि इस समय जमीन और मेरा पैर कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में एक नॉर्मल पैदा हुआ होगा। मैं इस डायस को पुश कर रहा हूं, डायस मुझे पुश कर रहा है, पर इसकी वैल्यू कितनी है उसको हम अभी नहीं बता सकते। सिचुएशन है, जैसे मैं चुपचाप यहां खड़ा हूं तो हो सकता है कि मैं निकाल पाऊं कि मेरे वेट के बराबर आ रहा है इत्तेफाक से, पर वो इंटरेस्ट, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई आके मेरे ऊपर चढ़ गया तो अलग हो जाएगा, किसी ने मुझे थोड़ा सा हल्का उचका दिया तो अलग हो जाएगा। तो इट इज एडजस्टिंग इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्शन, बिकॉज ये कितना होगा ये हमें पहले से नहीं पता, इसलिए इन्होंने कहा कि यार ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई दे कॉमनली नेम्ड इट रिएक्शन। पर हमारे जीवन में बड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, हमें लगता है रिएक्शन है किसी चीज का रिजल्ट होगा, पर इट इज अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टिंग अमाउंट, एडजस्टिंग अमाउंट है। क्लियर है क्या मेरी बात? एडजस्टिंग अमाउंट है। नंबर 3 क्या बताना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपने कि छूना पॉसिबल नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ना छूना पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल जो फोर्स होता है उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को पुश करने लगते हैं कि भैया दूर जाओ, क्लाउड्स इंटरैक्ट करते हैं, वो पुश करते हैं दूर जाओ, उसमें नहीं घुसेंगे हम अभी कि कैसे वो क्या होता है, पर नेचर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 3 चीजें बतानी है मुझे, पुशिंग है, जब भी दो सरफेस आएंगी, अब उसकी एडजस्टिंग मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू 50 भी हो सकती है न्यूटन, 5000 भी हो सकती है, और हमेशा दो लोगों के बीच में आएगा, पुश करेंगे, पुश करेंगे। नॉर्मल नाम से क्लियर हो जाए, पुश की दिशा क्या है? पुश, क्योंकि कई बार क्या होता है पुश का मतलब हमें, जैसे ये मैंने ऐसे तिरछा लगा रहा हूं, तिरछा कहीं फोर्स लगा तभी पुश लग रहा है, तो ये हमेशा इसकी दिशा को अगर हम कहें तो अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा,
ठीक है, कितना लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, इट कैन हैव वैल्यू, क्लोज इंटरवल है जीरो। भाई मैथ्स एकदम बढ़िया करते हैं। क्लोज इंटरवल, इट कैन हैव अ जीरो वैल्यू, मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब इसकी दिशा में मैंने क्या कहा कि हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलग लगेगा, तो कॉमन नॉर्मल हमें दिखने चाहिए। कॉमन नॉर्मल कई जगह नहीं दिखते हैं, कई जगह दिखते हैं, तो हम हर सिचुएशन दुनिया में चाहे आज से स्टार्ट करके रोटेशन फुटेशन तक कभी भी नॉर्मल आएगा, तो ये नहीं कि वहां आएगा तो अलग कहानी पड़ेगी। नॉर्मल मतलब नॉर्मल है, हर चीज को यही समझ लेते हैं, हर चीज को यही समझ लेते हैं। जैसे ये सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस सरफेस और इस सरफेस का कॉमन नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, ये लाइन है, पक्का। तो ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, पुशिंग है क्योंकि नेचर, और जमीन के ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, पुशिंग है नेचर। कॉमन लाइन ऑफ नॉर्मल समझ में आई आपको? बनाते रहिए डायग्राम, बनाते रहिए डायग्राम। सतीश, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है कुछ छूना कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स के चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का इंटरेक्शन है, रिपल्सिव फोर्स है, उनके मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, लाइक चार्जेस पास आ रहे हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन पैदा हो रहा है वही नॉर्मल जैसा फील देता है, हमें अपेरेंटली नॉर्मल लगता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि नॉर्मल इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है क्या बच्चों? ये बात क्लियर है? ये नॉर्मल है। लाइन ऑफ एक्शन समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल क्या मतलब? कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल बस याद रखना है। यहां तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, यहां तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, ध्यान से। ये है, इस पे एक स्फीयर रखा हुआ है, इस पे एक स्फीयर रखा हुआ है, तो इनके बीच में नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल होगा कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों सरफेस के नॉर्मल, तो इस सरफेस के नॉर्मल तो ऐसे ही है, और स्फीयर का नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो यानी दिस इज द कॉमन नॉर्मल, दिस इज कॉमन नॉर्मल। इसमें स्फीयर पे फोर्स किधर लगेगा? इस दिशा में नॉर्मल, और इस प्लेन पे किधर लगेगा? इस दिशा में नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, अगला, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और ये दोनों जमीन पे रखे हुए, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। वन किस किस सरफेस के कांटेक्ट में है? टू एंड थ्री, तो उनके कारण नॉर्मल आएंगे। कांटेक्ट जब भी आएगा नॉर्मल फोर्स आएगा, किसी भी दो सरफेस का कांटेक्ट आएगा नॉर्मल फोर्स आएगा। वन और टू यहां पर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वन और टू जब भी कोई दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी नॉर्मल आएगा। तो वन और टू के लिए हम देखेंगे, इनके सेंटर से सेंटर को मिलाया, ये हो गई कॉमन नॉर्मल की लाइन। वन और थ्री में ये हो गया, पक्का? क्लियर है क्या मेरी बात? टू कितनी सरफेस से टच कर रहा है? ग्राउंड। वन थ्री और ग्राउंड से टच कर रहा है, तो वो तीन जगह नॉर्मल होगा, तो एक नॉर्मल, वन टू वाला नॉर्मल तो क्लियर ही है, टू थ्री वाला ये नॉर्मल की लाइन हो जाएगी, और जमीन वाली ये नॉर्मल की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल दिखा दो, पुशिंग इसी लाइन के लॉन्ग पुशिंग दिखाना है। जैसे वन पे नॉर्मल कैसे दिखाएंगे? वन पे एक नॉर्मल दिखाएंगे इधर से N1, एक इधर से N2, ये वन पे नॉर्मल दिखाएंगे। टू पे नॉर्मल दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? एक ये नॉर्मल N1 सेम ही होगा, अरे सेम ही होगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ, N1, और एक इधर से N3, और एक इधर से N4, बना लीजिए। जो भी छुएगा नॉर्मल आएगा। बहुत बड़े अक्षर। ठीक है, अब आया कंफ्यूजन वाली जगह भी है मार्केट में, कंफ्यूजन भी हो सकता है जगह जहां जहां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन होने के।
ये एक रॉड है, रॉड, ये रॉड दो जगह टच कर रही है, दिख रहा है क्या आपको? एक बार बेस में और एक बार दीवार से। अब रॉड का अगर सिर्फ अकेले रॉड बनाता मैं यहां पे, तो रॉड का नॉर्मल तो यही होता, रॉड का नॉर्मल तो फिक्स्ड है, रॉड का नॉर्मल यही होता। और अगर जमीन बनाता उसका नॉर्मल फिक्स होता, दीवार बनाता उसका नॉर्मल फिक्स होता, इनकी दिशाएं तो फिक्स है। तो अब यहां पे एम्बिग्यूटी है इस जगह पे। क्यों एम्बिग्यूटी है? क्योंकि रॉड कह रहा है मेरा नॉर्मल तो इधर है, अरे कॉमन नॉर्मल चाहिए ना। रॉड कैसा कह रहा है नॉर्मल किधर है? इधर। और जमीन कह रहा है ऊपर, तो कॉमन नॉर्मल कहां से लाए? कॉमन नॉर्मल कहां से लाए? तो जब भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जब भी कोई दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी और वो ऐसे कांटेक्ट में आएंगी कि उनके नॉर्मल्स की दिशाएं अलग अलग है, तो डेफिनेटली एक बॉडी उस जगह पर एंड हो रही होगी। अगर वो एक्सटेंडेड बॉडी होती तो कभी भी ऐसा ना हो, ये बड़ा मुश्किल बात है। एक्सटेंडेड हो, दो एक्सटेंडेड बॉडी है तो ऑब्वियसली जब टच करेंगी तो कॉमन नॉर्मल आएगा। कंफ्यूजन तब आएगा जब एक बॉडी खत्म हो रही है, जैसे कि यहां पे रॉड खत्म हो रही है, यहां पे दीवार खत्म हो रही है। अरे यार दीवार खत्म हो गई, रॉड तो आगे जा रही है, रॉड कह रही मैं तो जा रही हूं भैया। तो जो चीजें खत्म नहीं होती उनके हिसाब से नॉर्मल डिसाइड होगा। नहीं समझ में आया? जो चीज जो एक्सटेंडेड बॉडी विल डिसाइड द नॉर्मल, फॉर दैट द जो कॉर्नर्स हैं वो अपने स्मूदन हो जाते हैं, टूट जाएंगे, थोड़े शार्प हो जाएंगे। जब मैं इसको रखूंगा ऐसे तो वो वहां पे थोड़े से टूट जाते हैं कॉर्नर्स पे और वो स्मूथ हो जाते हैं ताकि नॉर्मल वही हो जाए। तो कॉमन नॉर्मल कौन डिसाइड कर? अब तो इतना टूट गया फूट गया इसकी चक्कर ना पड़े। आप तो मेन बात है कि कॉमन नॉर्मल कौन डिसाइड करने वाला है? एक्सटेंडेड बॉडी। यानी यहां होगा नॉर्मल की लाइन, ये है लाइन ऑफ नॉर्मल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइन ऑफ नॉर्मल, और यहां पर ये इज द लाइन ऑफ नॉर्मल। प्लीज मेक इट क्लियर, बोलिए कि क्लियर है। तो ये लाइन ऑफ नॉर्मल क्लियर है? वेरी गुड। फतेहुल्ला स्फीयर 3 पर नॉर्मल, स्फीयर 3 पिछले वाले में स्फीयर 3 पे, स्फीयर 3 पे कौन कौन से नॉर्मल लग रहे हैं? कितने लोगों के कांटेक्ट में है? 1 2 ग्राउंड। तो 3 का अगर बनाएंगे तो यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल और यहां से नॉर्मल, ये 3 पे नॉर्मल। तो जो एक्सटेंडेड बॉडी होती है वो डिसाइड करेगी नॉर्मल। तो कोई, क्योंकि नॉर्मल अब लाइफ में कहीं भी आ जाए, पक्का। और नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से इंफिनिटी। तो कई बार हम कहते हैं नॉर्मल में 0 क्लोज इंटरवल में है, छूने से ये गारंटी है कि नॉर्मल होगा, इसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल में है। लेकिन नॉन जीरो वैल्यू छूने से आए इसकी गारंटी नहीं है। कोई दो चीजें छू रही हैं तो उनके बीच का नॉर्मल नॉन जीरो हो इसकी गारंटी नहीं है। छूने से नॉर्मल आएगा, वो क्लोज इंटरवल। जब मैंने 0 लिखा है मतलब उसको मैं मानूंगा 0 भी छू रहे हैं तो नॉर्मल अगर होगा तो नॉर्मल होगा, इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी में कुछ भी हो सकती है। पर जनरली 0 नॉर्मल का कोई मतलब नहीं होता, नॉर्मल तो 5 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि छूने से इसकी गारंटी नहीं होती कि नॉन जीरो नॉर्मल आए। नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। टचिंग डज नॉट एंश्योर, touching does not ensure non-zero normal. Touching does not ensure non-zero normal. ठीक है ना? मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक बड़ा ब्लॉक ये रखा हुआ है और इससे चिपक के एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये टच कर रहे हैं पर इसमें नॉर्मल 0 होता है।
यहां पे जबरदस्ती, क्योंकि नॉर्मल का नेचर एडजस्टिंग होता है, जरूरत के हिसाब से लगता है, एडजस्टिंग नेचर है उसका, कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दोस गाय वर नॉट बेवकूफ जिन्होंने रिएक्शन चिपकाया उसके बगल में नाम में, क्योंकि उनको पता है कि एडजस्टिंग है, डिसाइड करता है वैल्यू, कुछ होगा तब आएगा। जबरदस्ती नॉर्मल नहीं है, छूने से नॉर्मल नहीं आ जाता, सिर्फ छूने से नॉर्मल नहीं आ जाता। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ नॉर्मल विल कैन नॉट गारंटी कि दो चीजें छू रही है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कितना है, कोई बात नहीं, चलेगा। आपने कहा मुझे जीरो नहीं, आप गारंटी दो कि जीरो है, मैंने कहा मैं नहीं दे सकता। जब हम एनालिसिस करेंगे तब आएगा नॉर्मल की वैल्यू, क्योंकि एडजस्टिंग नेचर में है, तब आएगा, अपने आप जीरो आनी होगी तो जीरो आएगी। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। इस वाले में क्या क्लैरिटी है हमें, क्या बात है, क्या क्लैरिटी है? एक्सटेंडेड बॉडी, यहां पर ये रॉड खत्म हो रही है तो जमीन डिसाइड कर रही है नॉर्मल, यहां पर दीवार खत्म हो रही है तो रॉड डिसाइड कर रही है नॉर्मल। क्लियर है क्या मेरी बात? जो एक्सटेंडेड बॉडी होगी वो दिशा है, तो ये सारे पॉसिबल केसेस जो नॉर्मल के कहीं पर भी आएंगे वो आ सकते हैं। क्लियर है? कौन कौन सा फुट पढ़ लिया? एमजी और एक नॉर्मल। नॉर्मल जब क्लियर होना चाहिए, कब आएगा, कैसे आएगा, नेचर क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। वैल्यू किसी के पिताजी देखकर नहीं बता सकते, एनालाइज करना पड़ेगा। कई बार मैं मुंह जवानी बता लूंगा तो वो इत्तेफाक है कि एक सवाल बता लिए, घटिया सवाल पूछा गया था इसलिए बता लिया कि मैं, आप खड़े सर ये इस एक 5 किलो की ब्लॉक रखा हुआ है, नॉर्मल बताओ, आपने कहा 50 न्यूटन, तो बहुत बड़ा हीरोगिरी नहीं है, ये भी एनालिसिस से आया है। क्योंकि इससे क्या होता है, कंफ्यूजन करता है कि एमजी नॉर्मल बराबर होते हैं, एमजी नॉर्मल बराबर नहीं होते हैं। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है वो एनालिसिस से आएगी हमेशा। नॉर्मल की वैल्यू ऑलवेज कम विद एनालिसिस, चाहे वो एनालिसिस आधे सेकंड की थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो एनालिसिस 2 पेज की वर्किंग हो। अलग अलग सवालों में अलग अलग जरूरत पड़ेगी, पर नॉर्मल का फोर्स हमेशा एनालिसिस से निकल के आता है। कई बार आसान हो सकता है, कई बार मुश्किल हो सकता है। अगला फोर्स टेंशन। टेंशन आई होप इट इज क्लियर सतीश। पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल कितना है? एनालिसिस से आएगा। नॉर्मल जीरो है कि जीरो नहीं है, वो सब कैसे आएगा? एनालिसिस से आएगा। एनालिसिस जब हम सीखेंगे तब हम बात करेंगे, अभी एनालिसिस नहीं सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम नाम सीख रहे हैं, फोर्सेस को समझ रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस में बात करेंगे। टेंशन क्या है? एनी बॉडी विद स्ट्रिंग। टेंशन रस्सी के द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं होता, क्योंकि किसी के द्वारा तो फोर्स लगता ही नहीं है, फोर्स हमेशा इंटरेक्शन है। इसलिए फोर्स बाय रस्सी नहीं लिख रहा हूं, एनीबॉडी विद स्ट्रिंग, यानी कभी भी 2 लोग टच कर रहे हो। कौन से 2 लोग? एक रस्सी और कोई भी। रस्सी से रस्सी टच करे, रस्सी से छत टच करे, रस्सी से ब्लॉक टच करे, रस्सी से कोई भी टच करे, रस्सी और बॉडी का इंटरेक्शन जब होगा तो उस फोर्स का नाम क्या रखेंगे? टेंशन। ठीक है? ऑब्वियसली इट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, मैक्रोस्कोपिकली कॉन्टेक्ट फोर्स है बे। फिर ना क्या ना, कॉन्टेक्ट तो होता नहीं है, मैक्रोस्कोपिकली। अंग्रेजी अंग्रेजी ज्यादा बोल सकता हूं मैं, अच्छी कठिन बोल सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है फिजिक्स में। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? टेंशन, कॉन्टेक्ट फोर्स। सबसे पहले क्या चीज बतानी पड़ती है हमें? नेचर, पुलिंग। पुलिंग हमेशा इसका नेचर कैसा होगा? पुल। रस्सी और ब्लॉक के बीच का या रस्सी और रस्सी के बीच में कभी पुश नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा? पुलिंग। उसके बाद क्या बताना पड़ता है हमें? अमाउंट, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल
0 to इंफिनिटी। एडजस्टेबल कैसे वैल्यू बताएंगे? एनालिसिस के बाद। पहले ही कोई हीरो नहीं बन जाएगा, टेंशन इतना है। ठीक है, टेंशन किधर लग रहा है? यही गड़बड़ हो गई। किस पर? जब तक साला बताए नहीं, फोर्स बताएगा नहीं कोई। मुंह बंद रखा, देखते रहो, घूरते रहो मुझे। पुलिंग नेचर है, किधर लग रहा मुझे क्या पता। छत पर पूछा था मैंने, नीचे। अरे रस्सी पे पूछा था मैंने, छत के द्वारा। अरे छत और रस्सी के बीच में पुलिंग है, तो छत क्या करेगा रस्सी को? ऊपर। पुल पुल तो समझते हो बे, बस इतना याद रखो। ये सब छोटी छोटी बातें कि नीचे टेंशन हमेशा नीचे दिखा दिया। किस पर? ऊपर नीचे। सबसे पहले दिमाग, रस्सी का ही बीटी बनाना, रस्सी पे फोर्स दिखाने मुझे आगे चल के। जब तक पूछा जाए कितना फोर्स लग रहा है, कोई बोले टेंशन नॉर्मल किधर लग रहा है, जस्ट गिव अ स्माइल टू दैट स्टूपिड गाय। कि बेवकूफ आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल किधर लग रहा है, क्या घटिया सवाल है। बता किस पर टेंशन किधर लग रहा है, बताओ किस पर। ये छोटे आपको लग रहा है ये तो हाँ मैं समझ गया, पर यही बड़े सवालों में यही सारी गलतियां करते हैं आप। जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उसमें गलतियां ही यही हैं। रस्सी पे नॉर्मल, रस्सी पे टेंशन किधर लग रहा है? कौन? बढ़िया। छत, पुल, ब्लॉक, पुल। पुल बस पुल है इतना। जो फिक्स चीज है वो मैं लिख रहा हूं ना। मैंने ऊपर नीचे बोला क्या? मैंने बोला रस्सी का फोर्स ऊपर लगता है नीचे लगता है, मैंने कहा पुलिंग है। इतना पकड़ो, पुलिंग है। क्लियर है क्या मेरी बात? एडजस्टेबल। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। वही कुछ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सेपरेशन फेपरेशन बदलता होगा, फोर्स लगता होगा, इतना नहीं आता मुझे अभी। बिल्कुल सही। यस, थैंक यू भवदीप समझाने के लिए। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जीरो इंक्लूडेड है। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है। ठीक है, वही सेम कहानी। पक्का? और हमेशा कितना लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी आएगा ही नहीं, स्ट्रिंग तो होगी। जैसे नॉर्मल फोर्स में कॉमन नॉर्मल की तरफ लग रहा था, और इसमें अलोंग द स्ट्रिंग, रस्सी के अलोंग लगेगा, पुलिंग फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? नया तीसरा फोर्स, टेंशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, मैं अगर आप कहीं जीवन में पढ़े हैं कभी, तो मेरे वाले तरीके मैच नहीं करेंगे आपके स्टैंडर्ड नोट से। मेरा ना स्टार्टिंग मैच करेगा ना एंड मैच करेगा। स्प्रिंग फोर्स आएगा लोगों की जनवरी में 7वीं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में। पहले वो फर्स्ट लॉ क्या है, जो क्योंकि पूरी दुनिया वैसे बढ़ा रही जैसे किताबों में एक बार लिख दिया गया है, लोगों ने कहा यही तरीका है। मैं कोशिश करता हूं जिससे मेरे दिमाग में चीजें क्लियर कट। देखो, दिमाग में जब सवाल करते हैं तो आपको उठा के लानी पड़ती चीजें कि यार ये क्यों हो रहा, समझना पड़ता है। तो रास्ते ब्लॉक्स परफेक्ट बने होने चाहिए। परफेक्ट ब्लॉक्स होंगे तो रास्ता ढूंढना गूगल मैप आसान है। भाई यूएस में आप मकान नंबर डालिए 738 ए ब्लॉक, गूगल मैप विल डायरेक्टली गिव यू एग्जैक्टली एट दैट पोजीशन, क्योंकि सारी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हुई। इंडिया में मैं डालूंगा कि ये कोटरी चौराहे पे ये गांव का घर मकान है, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं कहां भेज देगा वो, क्योंकि सब कुछ रैंडम कुछ मुचर हुआ ऊपर। तो वही दिमाग मशीन जैसे काम करे वैसे हमारा वो भी तो इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस भी वर्क तो वैसे ही करता है। जब दिमाग में ब्लॉक्स प्रॉपरली बने होंगे तो ढूंढ के लाना आसान है। जब सवाल आएगा, परेशान होंगे, फंसेंगे, तो ढूंढ के निकालना आसान होगा, चीजों को खड़ा खटाखट खींच के आएंगी। नहीं तो घुचुर मुचुर रहेगा तो सब कंफ्यूजन रहेगा।
स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज है जो आपने देखी है, ऐसी एक दिखने वाली चीज, इसका नाम होता है स्प्रिंग। इसका नाम होता है स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही, वो सब तो सुना ही था, इसको इसको हर एक बात को ध्यान समझना। स्प्रिंग फोर्स पहली बार समझ में आना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्प्रिंग, ये जो चीज है, एक इसमें इसमें ऐसे हेलिकल वाइंडिंग्स होती हैं, हेलिकल, ठीक है, कैसी हेलिकल ये वाइंडिंग्स होती है। पर फिर कंफ्यूजन होता है, कॉपी खरीदने जाते हैं, कहते हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी दे दो, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी। वो स्पाइरल साला है ही नहीं, पर हमें लगता है वही स्पाइरल, ऐसी जो ना तार में घुमा घुमा के लगा के कॉपी मिलती है मार्केट में, उसका कॉपी वाले क्या कहते हैं, क्या आप भी क्या बोलते हो, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी दे दीजिए। अरे यही बोलते हो ना। स्पाइरल क्या होता है एक्चुअली, कछुआ छाप अगरबत्ती, अरे वो जो आती है ना, वो है स्पाइरल। वो शेप स्पाइरल होता है, ये शेप हेलिकल होता है। क्लियर है? तो स्प्रिंग जो है ये हेलिकल, ठीक है, शेप। ये जब खरीदी जाती है मार्केट से, तो इसकी जब कोई कुछ कर नहीं रहे हो, खरीद के लाए हो, तो इसकी एक लेंथ होती है। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है, जब आप खरीद के लाए बिना खींचे दबाए कुछ किए नॉर्मल, इसको कहते हैं, इसकी लेंथ को कहते हैं लेंथ इन रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्टेट मतलब कुछ कर नहीं रहे उसके साथ, रिलैक्स्ड स्टेट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ और रिलैक्स्ड लेंथ। ये वाले लोग बढ़िया है, जैसा स्थिति वैसा नाम, रिलैक्स्ड लेंथ। नेचुरल इसलिए इसको कहा गया नेचुरल लेंथ, क्योंकि नेचुरल लेंथ है, नेचर, नेचुरल उसी को कहा जाता है जिसमें तुम तो खोलो ना करो, अपने आप जो हो रहा हो। तो अपने आप जो हो रहा होगा तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो जो इसकी लेंथ होगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल लेंथ। कभी कोई नाम रखता है, हमारे तुम्हारे नाम जैसे थोड़ी कि प्यार में रख दिए गए कि मंटू, गुल्लू, फुल्लू, अपना प्यार। फिजिक्स में जब नाम रखते हैं तो थोड़ा तो सोचते हैं ना कि क्या लॉजिक रखे, क्या नाम रखे। तो नेचुरल लेंथ इसका नाम इसलिए रखा गया, नेचुरल लेंथ। रिलैक्स्ड लेंथ, रिलैक्स्ड लेंथ भी नाम क्लियर है, कुछ भी कर नहीं रहे हो आप, रिलैक्स पड़ी हुई है, इसकी लेंथ को रिलैक्स्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। ध्यान से, इट कैन अप्लाई, इट कैन अप्लाई सॉरी, स्प्रिंग फोर्स के लिए दो लोग चाहिए होंगे हमेशा। कब आएगा ये फोर्स, एनीथिंग विद स्प्रिंग, एनीथिंग इन कॉन्टेक्ट विद, इन कनेक्शन विद स्प्रिंग, कनेक्शन विद स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ कनेक्शन होगा तो ये फोर्स डेवलप होगा। कौन लगाएगा, दोनों लगाएंगे, कोई कोई बड़ा छोटा तो होता ही नहीं है। क्या सिखाया मैंने, स्प्रिंग नहीं लगाती फोर्स, भूलना पड़ेगा बचपन से जो बक के आए हो कि स्प्रिंग फोर्स लगाती है, ब्लॉक कुछ नहीं कर रहा है, भूलना पड़ेगा बचपन से जो सीख के आए हो। दो लोगों के बीच का फोर्स नतीजा है, ना कि कभी एक आदमी दूसरे को लगा रहा होगा फोर्स। बिल्कुल से, एनीथिंग इज कनेक्शन विद स्प्रिंग जब आएगा तो ये फोर्स है। ये कैसा हो सकता है, पुलिंग और पुशिंग, एंड नहीं और। किसी पार्ट में पुलिंग है तो हमेशा पुलिंग ही पुलिंग है सब जगह, पुशिंग है तो पुशिंग ही पुशिंग है, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग, पक्का। नेक्स्ट, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें उन 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हैं क्योंकि ये नई चीज हमारे सामने आई है। हाँ, एक नई चीज सामने आई है तो ये बात समझना चाहिए, पुलिंग भी है और पुशिंग भी है, ठीक है। बोथ एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड विद इनर्शियल सपोर्ट, अंग्रेजी है थोड़ी सी, कनेक्टेड विद इनर्शियल सपोर्ट।
इनर्शियल सपोर्ट। इनर्शियल सपोर्ट, स्प्रिंग का फोर्स तभी आएगा जब उसके दोनों एंड्स बंधे हो किसी से, किसी इनर्शियल सपोर्ट से। इनर्शियल सपोर्ट वर्ड क्या है? इनर्शियल सपोर्ट का मतलब जिससे भी बंधे हो उसमें मोशन का, या तो उसके पास मास हो सिंपल भाषा में, या किसी भी तरह के मोशन को अपोज करने की शक्ति हो। ठीक है, मोशन को अपोज करने की शक्ति हो, ठीक है, या मास हो, ठीक है, उसको इनर्शियल सपोर्ट का। तो बोथ स्ट्रिंग मस्ट बी, जैसे दीवार से बांध दी, दीवार अपने आप तो नहीं चल जाएगी, तो दीवार इनर्शियल सपोर्ट है, पक्का। तभी ये फोर्स डेवलप होगा। अगर कोई भी एंड फ्री है, फ्री एंड अगर कोई भी आ गया तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। स्प्रिंग फोर्स सिर्फ कब लगेगा? दोनों एंड कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पकड़ के रखा हो, उनको पकड़ा हो, किसी ने बांधा हो, कुछ ब्लॉक हो, कुछ हो, एक एंड फ्री हो, एक एंड हो, तो स्प्रिंग का फोर्स नहीं लगता। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब यह है, इस बात को ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक एक स्प्रिंग से टंगा हुआ था, तो दीवार और स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा, दोनों एंड इनर्शियल सपोर्ट से बंधे हुए हैं, तो स्प्रिंग फोर्स यहां पे होगा, दीवार और स्प्रिंग के बीच में भी होगा, स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में होगा, आधी स्प्रिंग के बीच में भी होगा, सब जगह होगा। अगर मैंने इसको कैंची से कट कर दिया, तुरंत ही फोर्स जीरो, काटते ही तुरंत फोर्स जीरो। क्यों? एक एंड फ्री हो गया, फ्री एंड पे स्प्रिंग फोर्स नहीं आता, काटा कट फोर्स जीरो। स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? सिर्फ दोनों एंड्स कनेक्ट किए हो इनर्शियल सपोर्ट से। ऑब्वियसली उसमें तो ब्लॉक चाहिए था बेटा, इसमें ऑब्वियसली रोप में भी चाहिए था, रोप में भी चाहिए था इनर्शियल सपोर्ट से, पर रोप तो आपको फीलिंग है रोप का। इसमें इसके लिए मैं सारी बातें, कोई भी छोटी बात छोड़ ना दूं, इसलिए मैं स्प्रिंग की हर बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। रोप में तो आपको पता ही है कि हवा में लटकी रोप थोड़ी, हवा लटकी रोप कैसे फोर्स लगाएगी, पक्का? ठीक है, बोथ एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड विद इनर्शियल सपोर्ट। ठीक है, नंबर 3, इट इज massless until unless specified, until unless specified। इट इज massless until unless specified। स्प्रिंग पे मैं ज्यादा, रस्सी भी massless है, रस्सी में दोबारा आऊंगा, रस्सी के फोर्स को दोबारा डील करूंगा जब मैं एफबीडी सीखूंगा, एफबीडी सीखूंगा तब रस्सी के फोर्स में दोबारा आऊंगा, पर अभी मैं कम से कम फोर्सेस के नेचर समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या। ठीक है, बोथ एंड मस्ट बी कनेक्टेड विद इनर्शियल सपोर्ट। कैसा लग सकता है? पुलिंग भी लग सकता है और पुशिंग भी लग सकता है। कब आता है ये फोर्स? कब आता है? कब आता है ये फोर्स? इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग is changed, changed from natural length, नेचुरल लेंथ से लेंथ चेंज होगी इसकी, स्प्रिंग फोर्स विल पैदा होगा, स्प्रिंग फोर्स पैदा होगा। स्प्रिंग फोर्स पैदा होगा जब भी इसकी नेचुरल लेंथ से चेंज आएगा, स्प्रिंग फोर्स पैदा होगा। नेचुरल लेंथ में चेंज दो तरीके से किया जा सकता है, लंबाई बढ़ाई जा सकती है, लंबाई घटाई जा सकती है। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड पुशिंग, कैसा? पुशिंग, लेंथ इज डिक्रीज, पुशिंग, पक्का? इफ
लेंथ इज इंक्रीज्ड, पुलिंग। पक्का? क्लियर है मेरी बात? हर एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पे। ये कौन चौथा पॉइंट था? ये चौथा पॉइंट। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। if pushing everywhere, जहां भी इसका नेचर देखेंगे, everywhere will be pushing, हर एक लाइन का मतलब है विथ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। ठीक है, क्या मतलब है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग को दबा दिया गया है, ऐसे दबाया हुआ है, ऐसे किसी ने दबा के रखा हुआ है। ये इसकी नेचुरल लेंथ होती तो यहां तक आता, पर हमने दबा के रखा हुआ है। पक्का? तो स्प्रिंग इस समय लेंथ इसकी कम हुई है, तो कैसा फोर्स आएगा? पुशिंग। पुशिंग। हाथ मत चलाओ, किस पे पूछा नहीं है तुमसे, ब्लॉक पे नहीं पूछा था मैंने तुमसे। हाथ मत चलाना गलती से भी, कंट्रोल करो इमोशन पे। पुशिंग आएगा नेचर पे, पुशिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग का फोर्स कैसा होगा? पुशिंग। क्लियर है मेरी बात? स्प्रिंग का फोर्स पुशिंग है, तो इसका मतलब है ये पुशिंग है। मान लो मुझे किसी ने बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना। पुशिंग है, मान लो मुझे पता चल गया, मान लो किसी तरह से ब्लॉक से मेरी बात हुई, ब्लॉक ने मुझे चुपके से बताया, ब्लॉक ने बताया, कैसे बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉक ने बताया कि स्प्रिंग 10 न्यूटन से पुश कर रही है, मान लो पता चल गया। कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो ये हमें कहीं से भगवान ने आके मेरे को सपने में बता दिया कि ब्लॉक ने को 10 न्यूटन से पुश कर रही है, स्प्रिंग ब्लॉक को 10 न्यूटन से पुश करे। अब मैं आपसे कुछ भी सवाल पूछूं, जो ऊपर लाइन है उसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा, कहीं रैंडम पॉइंट बनाया ए स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। इसका नाम रखा, इस स्प्रिंग के इस एंड का नाम रखा सी, इस स्प्रिंग के एंड का नाम रखा बी, ब्लॉक का नाम रखा एम, ब्लॉक का नाम रखा एम, दीवार का नाम रखा वॉल डब्ल्यू। पक्का? वॉल और ए कांटेक्ट में है, वॉल और सी कांटेक्ट में है, सॉरी, वॉल और सी कांटेक्ट में। पक्का? बी और एम कांटेक्ट में है, इनके बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा। लेफ्ट हाफ राइट हाफ स्प्रिंग का ए पर कांटेक्ट में है। अब मेरे सवाल सुनिएगा, लिखिएगा भी ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आपको याद रहेगा। एसी पार्ट ऑफ स्प्रिंग ए बी पार्ट ऑफ स्प्रिंग के ऊपर क्या कर रहा है? एसी पार्ट ऑफ स्प्रिंग, एसी पार्ट ऑफ मतलब ये पार्ट, ए बी पार्ट ऑफ स्प्रिंग को छू रहा है कि नहीं छू रहा है? अरे दोनों छू रहे हैं, ये वाला स्प्रिंग का टुकड़ा इस वाले टुकड़े को छू रहा है। तो मैं पूछा एसी पार्ट ऑफ स्प्रिंग, ए बी पार्ट ऑफ स्प्रिंग, ए बी पार्ट ऑफ स्प्रिंग को छू रहा है, तो बीच में फोर्स लगेगा कितना? 10 न्यूटन। कैसा? पुशिंग। दीवार स्प्रिंग को क्या कर रही है? पुश कर रही है। दीवार स्प्रिंग को क्या कर रही है? पुश कर रही है। कितने न्यूटन से? ब्लॉक स्प्रिंग को पुश कर रहा है, पुश तो पहचानते हो ना, ब्लॉक स्प्रिंग को पुश कर रहा है, कितने से? ये लाल टुकड़ा है स्प्रिंग का, ऐसे बना दिया मैंने, ये पीला टुकड़ा है,
ये नीला टुकड़ा पार्ट ऑफ स्प्रिंग है, ये जो भी कलर है, ठीक है। लाल पार्ट पीले पार्ट पर किधर कितना फोर्स लगा रहा है? लाल पार्ट पीले पार्ट पर किधर कितना फोर्स लगा रहा है? पुश। लाल पार्ट क्या करेगा? पुश। एक बार क्लियर हो गया, पुश है। तो लाल पार्ट पुश कैसे करता? कोई चीज अपने से दूर भगाता है ना, पुश तो पता है। तो लाल पार्ट पीला पार्ट को क्या करेगा? पुश। कितने न्यूटन से? पीला पार्ट नीले पार्ट को क्या कर रहा है? पुश मत बोलिए अब, क्योंकि पुश पुल तो हम समझ गए, उसको दिशा बतानी पड़ेगी राइट लेफ्ट, क्योंकि तभी काम चलेगा। राइट साइड का फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, नीला पार्ट पीले पार्ट पे, लेफ्ट साइड पे 10 न्यूटन। पक्का? तब जगह स्प्रिंग फोर्स एक बार पता तो हर जगह सेम ही स्प्रिंग फोर्स होता है। क्या लिखा है? पुशिंग एवरीवेयर विल बी पुशिंग विद सेम अमाउंट। एम आई क्लियर? पुश नहीं, हाँ अब तो हम पुश पुल समझेंगे, बोलेंगे जब उसका आंसर, जब वो सवाल पूछेगा, अधूरा सवाल पूछेगा तो आंसर नहीं देंगे। कोई बोलेगा स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, जब खड़े रहो। जब पूछेगा स्प्रिंग ब्लॉक पर किधर लगा रही, तो उसको पुश पुल ना बताइए, उसको बताइए कितना और किधर, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। लिखिए छोटी छोटी बातें। क्लियर है आलोक? समृद्धि, अनुराग, गणेश, ठीक है। एक बार पता चल गया तो कोई बोले स्प्रिंग फोर्स किस पे लगता है? पे लगता है, ये क्या बात हुई? ये क्या अनर्गल सवाल हुआ? स्प्रिंग फोर्स किस पे? किसी पे भी जब भी स्प्रिंग और ब्लॉक आएंगे टच करते हुए तो किसी पे, किसी मान लो पे लगता है। पक्का? क्लियर है? यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना है? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अब ये मत कहना कि आपने बताया नहीं किस किस पर, मैंने कितना ही पूछा है, किधर नहीं पूछा। किधर में बताना पड़ता ना, कितना पूछा तो 10 न्यूटन। अगर मैं बोलता यहां पर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, किस पर, जब तक गरीब आदमी किस पर बोलना पड़ेगा, किसने किस पर। किधर के लिए पुश या पुल का दिशा 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन है। अरे जब तक तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे नहीं यार, काम नहीं चलेगा। ये घुसना बहुत जरूरी है, ये बात है। यही है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। इसी को सोचने का तरीका क्या है, तभी कोई बड़े से बड़ा सवाल आएगा आप डरोगे नहीं, जीवन में कर ले जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से पूरे साल ही काम करते, नहीं तो आप सिर्फ वही सवाल लगा पाओगे जो क्लास में किराए गए। वो वैसा बनना है तो लेकर रखा। क्लियर है? बहुत बढ़िया अनुराग। ठीक है, छठा पॉइंट खुद से लिख लो। इफ पुलिंग एवरीवेयर विल बी पुलिंग, छठा पॉइंट खुद से लिखो। छठा पॉइंट खुद से लिखो। अबे एससीबी फैसीबी कहीं से नहीं पढ़ रहा है, मैं सर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं यार, मतलब तुम मत सोचना कि सर बहुत अपने आप को, जो मैं कह रहा हूं उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो। जब तक मेरी थियरी कंप्लीट नहीं हो जाती यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वहां की भाषा और मेरी भाषा में अंतर है, दुनिया की भाषा और मेरी भाषा में अंतर है। मैं पढ़ा दूं पूरा, फिर उसके बाद तुम आइंस्टाइन थियरी पढ़ ले भैया, न्यूटन के बारे में, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आपको फील आ चुका है, समझ आ चुका है सारी चीजें। अब आप तैयार हैं। कंफ्यूजन, कहीं आपका कंफ्यूजन मेरा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि आप अगर कहीं पढ़ोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जब मैं पढ़ा दूं चैप्टर तो आप पढ़ लो दुनिया में कहीं जाके, फिर कहीं के सवाल भी कर लो, पर मुझे पहले पढ़ाने दो। यस, मैं बताऊंगा ना, मैं एक चीज इससे ज्यादा खोल के नहीं बता सकता मैं, मेरी औकात से ज्यादा है ये, इतना मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं जनरली अपने आप को मैंने भी चेंज किया है, जिस स्थिति में था और स्थिति में भी हूं उसमें, कुर्सी से बिना उठे भी पढ़ा देता था क्लासेस, बैठे बैठे भी कई क्लासेस पढ़ाई है मैंने। एक मीम भी है मार्केट में, अगर आप देख, क्या एक सर खड़े होके बोल रहा है, नीचे एनिमेशन लिखा हुआ है, क्या खड़े होके पढ़ाना जरूरी होता है क्या? एक मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि क्या ये करना जरूरी,
द पॉइंट इज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप समझिए इसको, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पे फोकस करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। यार यही बस मुझे पता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता स्प्रिंग फोर्स के बारे में। इनमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ी बातें ध्यान रखनी, सिर्फ और सिर्फ केयरफुलनेस चाहिए। केयरलेसनेस में सब गड़बड़ है कि लेफ्ट बता दिया बिना सोचे। क्योंकि तुम मालूम है क्या होता है, जब आप मुझसे डाउट पूछने आओगे ना, मैं पूछूंगा इससे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों लगाया, इसने क्यों चलाया, इसने क्यों चलाया, आपके आंसर आ जाए। तो मैं चाहता हूं ये इंसान आपके अंदर पैदा हो जाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो आपके आंसर अपने आप आएंगे। फिर एनएमएस गया भाड़ में, एनएमएस की जरूरत नहीं है। जब तुम खुद से सवाल पूछने लगोगे दिमाग में, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों लगा रहा हूं, ये तो पुशिंग होना चाहिए, ये तो किसने फोर्स लगाया, इसके ऊपर क्या फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स सीधे 50 न्यूटन लिख दिया, राइट बना दिया, अरे बनाना लेफ्ट का एफबीडी था, भूल गया, मैं कंफ्यूज हो गया। यही सारी कंफ्यूजन के कारण। जी उज्जवल, कंफर्टेबल है कि नहीं है? यस, स्प्रिंग के सेंटर में भी 10। उज्जवल, इज इट ओके? बोल भाई। उज्जवल, नहीं यार, ये ज्यादा कंफर्टेबल ऐप है, इसमें लैग भी नहीं है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया। जी, थैंक यू। अब आइए, कितना अब बात होगी, ये तो अभी मैंने बोला कि सपने में आ गया। अब बात है कितना लगता है, कितना लगता है। अब इसके अमाउंट की बात करते हैं। दिशा विशा क्लियर है, दिशा क्लियर है, अब अमाउंट की बात करते हैं। इफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज एक्स, चेंज इन लेंथ इज एक्स, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, चेंज इन लेंथ है, एक्स हमेशा मैग्नीट्यूड है, ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर है, चेंज इन लेंथ 2 मीटर, आधा मीटर, 5 मीटर, पॉजिटिव है ये। पुशिंग पुलिंग ऐसे पता है, मैं माइनस के एक्स नहीं बताता हूं स्प्रिंग फोर्स, माइनस के एक्स फाइनस के एक्स कुछ भी नहीं होता। देखो दिशा खुद, दिशा देखना समझ में आ गया है आपको, किधर है पुशिंग है पुलिंग है, दिशा देखना समझ में आ गया। अब अमाउंट की बात कर रहा हूं, अलग अलग करता हूं। इफ चेंज इन लेंथ इज एक्स, देन स्प्रिंग फोर्स, अमाउंट, अमाउंट तो फिक्स रहता है, उसमें इसमें बताने की जरूरत है किस पे लग रहा है, क्या अमाउंट पे बताने की जरूरत है क्या किस पे लग रहा है, नहीं, अमाउंट तो अमाउंट है। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के। के किसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की, हमें देगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी वाइंडिंग है, कैसा मटेरियल है, कितना मोटा तार है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वाइंडिंग, मोटाई, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है मटेरियल। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इरोडो इरोडो जैसी किताबें पढ़ेंगे, सवाल करेंगे तो उसको कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज कहीं फंसा ना दे आपको, लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। के, के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। थैंक यू तनिष, यही चाहता हूं। एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, आई क्लियर। के क्या होगा, दिया होगा, के हमें सपना नहीं आ सकता, ना हम निकाल सकते। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग जब देगा तो उसकी दो चीजें, नेचुरल लेंथ, जरूरत पड़ेगी तो बताएगा, के तो हमेशा बताएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये हमारे पास, आज हमने सारे फोर्सेस के बारे में जाना, इससे कुछ
एनालिसिस करने लायक नहीं हुए हैं, पर जब एनालिसिस करने लायक होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस क्लास। दैट्स इट। अरे सभी को एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।